हेलो दोस्तों। तो आज चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 25। फिर मिलोगी। चलिए सुनते हैं कहानी। आशीष वसुधा के जाने के बाद वापस गणेश मंदिर गया। उसके दिलो दिमाग पर अजब बोझ था। गुस्सा, निराश और खारिज होने की पीड़ा में गोरा चेहरा लाल हो गया। इंडिया आने की हड़बड़ी में उसने मॉरिशस में अपना प्रमोशन छोड़ा। उस समय दिल को समझाया था कि प्रमोशन आगे भी कभी मिल सकता है, मगर वसुधा से मिलना फिर कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वसुधा को खोना मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे मालूम है वो मुझे बहुत पसंद करती है और शायद मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने ही फोन नंबर ना देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लड़की है, फोन नंबर नहीं मांग पाई। आज नागपुर आने के बाद लग रहा है काश नहीं आया होता तो इस भ्रम में जी जाता कि वसुधा पक्का हाँ कर देती, मगर मैंने ही मौका गवा दिया। वसुधा ने मुझे ठुकरा दिया। उसे शायद मैं लाइफ पार्टनर के रूप में पसंद नहीं। आज भी वो सिर्फ मुझ पर तरस खाकर मिलने चली आई। अब आशीष को कौन बताए कि ऑटो वाले ने बारिश में भीगी वसुधा की सुर्ख आंखों के सावन देखे हैं। आशीष जूता उतार कर मंदिर के भीतर गया। दीवार पर लिखी आरती को पूरा पढ़ा। बाहर निकलने से पहले फिर एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना की। देर तक आंखें बंद किए कुछ मांगता रहा और बाहर निकल गया। मंदिर के प्रांगण में उसी बेंच पर अकेला बैठा रहा। 1 घंटे पहले यही जगह कितनी सुंदर थी और अब यहाँ से भाग जाने का मन हो रहा था। कुछ मालूम नहीं कि वो लेटर लिखेगी या नहीं। काश इस लड़की से मुलाकात न हुई होती। पापा के जाने के बाद वाला अकेलापन आज फिर क्यों महसूस हो रहा है, जैसे इस आसमान के नीचे बिल्कुल अकेला हूँ। होटल के कमरे में जाने की इच्छा मर गई है। आशीष ने पैंट की जेब से रुमाल निकाल कर चेहरा पोंछा तो महसूस हुआ आंखों से 2 बूंद झड़ी हैं, जिसकी खबर वसुधा को ताउम्र न होगी। वसुधा कमरा नंबर 204 में भीगी हुई घुसी। उसे देखते ही रेवा ने शिकायत शुरू कर दी। तुम तो आज दिन भर से थी नहीं। सना ने कितना तमाशा किया है। दोपहर को तेज बारिश में लाइट चली गई। पीछे वाले कॉरिडोर में एकदम अंधेरा हो गया था। सना अपनी पायल हाथ में पकड़कर अंधेरे में जो भी उस साइड बाथरूम जा रहा था उसको डराने बाथरूम के बाहर छिप कर पायल बजा रही थी। डर कर सब बाहर निकलकर अंधेरे में गिरते पड़ते भागे। कोई नहीं जान पाया कि सना है। 2 घंटे यही छुन छुन तमाशा कर रही थी। पद्मजा के दरवाजे के सामने गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई गाकर भाग गई। सब बोल रहे थे कि बाथरूम वाली गली में पायल की आवाज आ रही है, तो खुद भी डरने की एक्टिंग करने लगी। पूनम भी सना के साथ रहकर बिगड़ गई है। सना 307 नंबर वाली आरती के पास से सफेद चादर मांगकर लाई और किसी से सफेद कुर्ती मांगकर पहन ली। अपने पूरे चेहरे को टेल्कम पाउडर से सफेद कर लिया और पीछे वाले कॉरिडोर में चादर ओढ़कर बैठ गई। हर्षिता दीदी जैसे ही कॉरिडोर में गई, सना चादर लेकर ई करके सामने आ गई। चादर को फैलाकर बाज जैसे पंख बना लिए थे और बंदरों की तरह उछलकर उनको दौड़ा रही थी। हर्षिता दीदी इतने जोर से डर गई यार। सना एकदम बदतमीज है, पता नहीं तुम उसको कैसे झेल लेती हो। वसुधा ने गीले बाल टॉवेल से पोंछते हुए रेवा की तरफ बिना देखे ही पूछा, हर्षिता दीदी को सना से कोई प्रॉब्लम हुई क्या? रेवा झुंझला गई। अरे बहुत डर गई थी यार वो तो सना को जूनियर बच्ची समझकर हंसने लगी। लेकिन अगर कोई डर कर जोर से भागे, गिर जाए, चोट लग जाए, हार्ट अटैक आ जाए तो? तब ये सना जो सुबह से रात तक खीखी खीखी करती रहती है, इसको कोई माफ करेगा? पूनम को भी इसके संग चेंज होते देख रही हूँ। खैर, पूनम को अब लाइफ में कुछ करना है नहीं। एग्जाम के बाद जाते ही शादी कर लेगी, इसलिए आखिरी कुछ महीने हॉस्टल में लोफराई कर रही है। माँ बाप ने पैसे लगाए हैं तो इनसे ये नहीं हो रहा कि पढ़ाई कर लें। कश्यप मैम सना को डांटती नहीं, इसलिए और बदमाशी करती है। पूरे कॉरिडोर में सफेद चादर के पंख फैलाए दौड़ते हुए मैं सबका खून पी जाऊंगी बोल रही थी। वसुधा रेवा को अनसुना कर गीले कपड़े बदलने चली गई। सना के कमरे में जाने की इच्छा हुई। मन में बहुत कुछ भरा था, मगर तय कर लिया था कि आशीष के बारे में किसी से बोलना नहीं है। वसुधा कमरा नंबर 203 में घुसी ही थी कि सना हंसते हंसते उसके कंधे पर झूल गई।
यार वसुधा, आज तुझे होना चाहिए था। लाइट नहीं थी तो पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। तेरी रेवा तो बाहर पोर्च में जाकर पढ़ने बैठ गई। आज हर्षिता दीदी का डरना देखना चाहिए था तुझे। वसुधा बोली, रेवा ने मुझे आते ही सब कुछ बता दिया। वसुधा ने अपने गोल होंठ और गोल किए। मालूम है, मैं सबको डरा डरा कर दौड़ा रही थी, मगर जैसे ही सामने से रेवा आती दिखी, मैं खुद डर के मारे बाथरूम में छिप कर घुस गई। चल रेवा की छोड़, ये बता तेरा फंक्शन कैसा था? कोई लड़का फंसा या नहीं? आज तो तू पटाखा लग रही थी यार। वसुधा ने गीले बालों पर टॉवल बांधते हुए बताया, फंक्शन ऐसा ही था, कुछ खास नहीं। तुम लोग तो आज दिन भर पढ़े होगे। इकोनॉमिक्स में मिले 5 दिन का गैप का मेरा आज का दिन बिना पढ़े ही निकल गया। पूनम हंसी, हम तो हॉस्टल में रहकर भी नहीं पढ़े। रेवा सबको बताते फिर रही है कि सना के साथ रहकर पूनम के पर निकल गए। पूनम हंसी, हाँ। वसुधा हंसी, हाँ, रेवा मुझे भी बता चुकी कि पूनम बिगड़ गई। सना झुंझला गई, रेवा गई भाड़ में। वसुधा यार सुन तो सही, आज मैं शाम को संध्या दीदी के साथ मार्केट गई थी। बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना था उन्हें। बहुत महंगी शर्ट ली। बोल रही थी कि जब वो क्लास 10th में थी तब से उनका ड्रीम था कि बहुत पैसे वाला बॉयफ्रेंड हो, कोई ऐसा हो जो जितनी बार मिलने आए फूलों का बड़ा बुके लेकर आए, गिफ्ट में डायमंड रिंग दे, बड़े होटल में कैंडल लाइट डिनर कराए। मतलब सलमान खान की मूवी थी ना, मैंने प्यार किया, उस टाइप रईस लड़के से रोमांस चाहिए था। और सुन, लड़का इन्हें डर फिल्म के शाहरुख खान जैसे पागलों की तरह चाहे। वसुधा चुप सुन रही थी, मगर पूनम को जिज्ञासा हुई, तो क्या उनका बॉयफ्रेंड रिच है? सना को बस श्रोता का यही उत्साह चाहिए था। अरे नहीं रे, संध्या दीदी ने बातों बातों में अपने बॉयफ्रेंड को हिंट दी कि उसे अपने हाइट का टेडी बियर पसंद है। वो लगभग कंफर्म थी कि बंदा उनके बर्थडे पर आर्चीज गैलरी से 1000 रुपए वाला टेडी बियर लेगा। लाया तो वो टेडी बियर ही, मगर वो जो हाईवे के किनारे मिलते हैं ना, वो 100 रुपए वाला। दीदी का मन बुझ गया। अब ये बॉयफ्रेंड को महंगी शर्ट गिफ्ट करके बेसिकली अपना स्टैंडर्ड दिखाना चाह रही है। अपने हॉस्टल में बहुत लड़कियां हैं यार जो लड़कों को लूटती रहती हैं। पूनम ने मुंह बुचकाया, जाने कौन किसको लूट रहा है। वसुधा चुपचाप पूनम के बेड पर लेटी थी। आज सना की बातों में मन नहीं लग रहा था। पूनम पलंग के नीचे गिरी, अपनी पेन झाड़ू से निकालने की कवायद करने लगी। सना ने अपने धुले कपड़े रखने अलमारी खोली और अलमारी के दरवाजे में चिपके ऋतिक रोशन के पोस्टर को चूम लिया। ऋतिक थोड़ा और इंतजार किया होता अपनी सना का। इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें शादी की? मैं तो अभी भी एडजस्ट करने को तैयार हूँ। मुआ, क्यों मचलता है मन, न तुम जानो न हम। पूनम ने घड़ी पर नजर डाली। सना चल, डिनर का टाइम हो गया। वसुधा ने पूनम को कमरे से निकल जाने दिया और अचानक सना के गले लग गई। सना इसके लिए तैयार नहीं थी, मगर तभी उसे महसूस हुआ कि वसुधा शायद रो रही है। वो चुपचाप उसकी पीठ सहलाती रही, मगर कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद तीनों मेस में बैठे थे। बारिश अभी भी बंद नहीं हुई थी। वसुधा दिमाग से एक पल के लिए भी आशीष को नहीं निकाल पा रही थी। उसी के शहर में, उसी की वजह से वह अभी किसी रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर डिनर कर रहा होगा। क्या मिला हम दोनों को? वसुधा ने अगली सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, उठकर बाहर लॉन में निकल आई। यहाँ से ट्रेन के गुजरने की आवाज आती है। अभी आशीष की ट्रेन नागपुर का प्लेटफॉर्म छोड़ रही होगी। ट्रेन के खिसकते ही उसे भी मेरे छूटने का एहसास हुआ होगा। ऐसा लग रहा है नागपुर सूना हो गया, आशीष जो चला गया। बीकॉम फाइनल ईयर के कुल 9 पेपर में से 7 पेपर हो चुके थे। इस बीच वसुधा अकेले ही 2 बार इंडियन कैफे हाउस में कॉफी पीने गई। उसी टेबल पर बैठकर अपने बैग से कॉपी निकाली और लिखना शुरू किया। वेटर कॉफी का कप रखकर जा चुका था। वसुधा के ख्यालात कविता बनकर कागज में उतरने लगे। कई बार तुम्हें लंबे लंबे खत लिखे, दिल खोल जैसे कागज पर बिछा कर रखे। कई बार मैंने तुम्हें लंबे लंबे खत लिखे। अल्फाज सभी लिखने से पहले तुम्हारी नजरों की चलनी से छाने, सीने की खलिश निचोड़ कर
इत्र के फाहों से महका कर लिखे, कई बार तुम्हें लंबे लंबे खत लिखे। दर्द घोल कर स्याही बनाई और पर कोले उड़ते ख्वाब लिखे। इस शरारत को पढ़ मुस्कुराओ शायद, और इस मजमून से दिल तुम्हारा भी दुखे, कई बार मैंने तुम्हें लंबे लंबे खत लिखे। कैसे बेआस गुजरते हैं मौसम तुम बिन, सुबह से रात तुम्हें सोच सोच कैसे किए। चुभते सवालों के शूल चुप चुप सहकर, उदासी के कितने समंदर हमने पार किए। जिनसे तुम बेखबर हो वो हालात लिखे, बेनतीजा बेमतलब सब जान कर भी लिखे। मुकम्मल पैगाम हो पूरा हुआ जब खत, हम खुद भी एक दफा पढ़ने बैठे। सारे लफ्ज आंसुओं में तैरने से लगे। क्या हासिल ये सब अब तुमको बताकर, दुनिया के ऊंचे उसूलों के आगे। मेरे अरमान बेमानी बड़े फीके लगे, कई बार मैंने तुम्हें लंबे लंबे खत लिखे। तुम्हारी वसुधा। वसुधा ने कॉपी बंद कर बैग में डाल ली। ठंडी हो चुकी कॉफी एक घूंट में खत्म कर दी। बिल का पैसा मेन्यू कार्ड में दबाकर टेबल को प्यार से सहलाती रही और फिर कॉफी हाउस से बाहर निकल गई। नागपुर में सिर्फ अब आखिरी एक हफ्ते रहना है। ना तो इस लेटर में जवाबी पते के लिए एड्रेस दे रही हूँ, न घर का फोन नंबर देकर क्या फायदा। बाबा और नीरज भैया के रहते फोन की रिंग हो या दरवाजे की घंटी, मैं अटेंड नहीं कर सकती। सिर्फ इस एक कविता में अपना मन उड़ेल लिफाफा खरीदने पैदल ही पोस्ट ऑफिस की तरफ निकल गई। रास्ते में दोनों तरफ घने पेड़ वाली लिंक रोड के किनारे एक पुराने नीम पर टंगा लेटर बॉक्स किसी ऐतिहासिक इमारत जितना बदरंग था। ललचौहे रंग का उधेड़े टीन का ये डब्बा पुरातत्व विभाग में रखने लायक हो चुका था। धूप और बारिश की मार सहता, उतना ही मटमैला लाल जैसे रसोई गैस का सिलेंडर। वसुधा सोचने लगी कि क्या ये लाल डब्बा ही मेरा आखिरी संदेश शिलांग की उस ऊंची पहाड़ी पर भेजेगा। जर्जर सरकारी इमारत के सबसे ऊपरी मुंडेर पर बदरंग बोर्ड टंगा था, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में भारतीय डाक विभाग लिखा था और किनारे पर लहराता हुआ राइट का प्रतीक चिन्ह बना था। ऑफिस की मोटी और मटमैली दीवारों के भीतर जाते ही धुंधले कांच का एक काउंटर था। काउंटर के दूसरी तरफ लकड़ी के रैक में एक के ऊपर एक पुरानी फाइलों का पहाड़ लगा था। इन चिथड़ा फाइलों और तुड़ी मुड़ी रजिस्टर के ढेर में कोई कागज ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने के समान होगा। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी तेलचट टेबल कुर्सियों पर अपने काम में व्यस्त थे। काउंटर के भीतर की ओर एक आदमी लिफाफों और चिट्ठियों पर लगातार सील ठोकने का काम कर रहा था। पूरी ताकत से चिट्ठियों पर सील मारते देखकर लगता था जैसे अपने किसी दुष्ट पड़ोसी का गुस्सा इन निर्जीव चिट्ठियों पर उतार रहा है। काउंटर के इस तरफ कुछ ग्राहक लिफाफों पर टिकट चिपका रहे थे, कुछ एड्रेस लिख रहे थे और कुछ बेवजह इधर उधर हो रहे थे। वसुधा को लग रहा था जैसे इन सबको मालूम है कि उसके बैग में एक चिट्ठी है, जो उसकी चिट्ठी का इंतजार करते एक लड़के के लिए लिखी गई है। जैसे ये सब जानते हैं कि मैं वो उल्टा हूँ जिसे बाप ने कौड़ी कौड़ी बचत करके पढ़ने भेजा और उसने उनके साथ विश्वासघात किया। लानत है, थू है इसकी जवानी को, जो एग्जाम के दिनों में अपने बैग में किताबों की जगह लव लेटर लिए घूम रही है। वसुधा घबरा कर इधर उधर देखने लगी। एक टेबल पर कुछ छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म पोस्ट करने से पहले लिफाफे के ऊपर आखिरी जानकारी लिख रहे थे। सबसे दूर खड़ा एक लड़का सर झुकाए मुस्कुराता हुआ गुलाबी फूलदार लिफाफे पर टिकट चिपका रहा था। चारों तरफ से टिकट चिपकाते लोगों की मुट्ठियों से टेबल ठोकने की आवाज आ रही थी। एक बुजुर्ग टिकट के एक एक किनारे को प्रेम से सहलाते हुए चिपका रहे थे। शायद संतान की उंगलियों को छूने वाली चिट्ठी को दुलार रहे थे। गोंद से पूरी तरह चिपचिपाए टेबल पर लोगों की सुविधा के लिए पानी से भरा स्पंज रखा था। तमीजदार लोग उस स्पंज से टिकट भिगो कर चिपका रहे थे और स्वावलंबी व्यक्ति लंबी जीभ निकालकर टिकट को गीला कर रहे थे। अभी अभी घुसी एक महिला ने काउंटर के भीतर व्यस्त कर्मचारी से पेन मांगा तो उसने बेरुखी से जवाब दिया, मैडम उधर धागे में पेन लटक रहा है,
वहां से ले लीजिए। लिफाफा खरीदने की लाइन में खड़ी वसुधा खुद को धिक्कारने लगी, जैसे वो बाबा को खाने में जहर मिलाकर दे रही हो, जैसे वो माँ के गहने चुरा कर भाग रही हो और नीरज भैया के बिस्तर में नाक छोड़ रही हो, जैसे वर्धा के खुशहाल घर पर जलती तीली फेंक रही हो। वसुधा तेजी से पोस्ट ऑफिस के बाहर निकलकर पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। कलेजा जोर से धड़क रहा था, जैसे छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। बैग से कविता वाला पन्ना, आशीष की राइटिंग में लिखा शिलांग का फोन नंबर, एड्रेस वाला कागज बाहर निकाला। एक बार आशीष की हैंड राइटिंग को चूमा और दोनों कागजों को टुकड़े टुकड़े फाड़ दिया। जाने क्यों इन कागज के टुकड़ों को फिर नीम के पेड़ पर लटके लेटर बॉक्स में डाल दिया, जाने क्यों। एक पहाड़ी लड़का कोलकाता से हर रोज शिलांग फोन करके अपनी माँ से बहुत देर तक इधर उधर की बात करने के बाद ठिठकता हुआ पूछता, मम्मी मेरा कोई लेटर तो नहीं आया? ऐसा उसने महीनों तक पूछा। एक लड़की अपनी शादी के बरसों बाद भी एक ही सपना बार बार देखती रही कि वो ट्रेन में बैठी है और बाजू में दूसरी ट्रेन आकर रुकी, जिसकी खिड़की पर वो लड़का बैठा है। दोनों खिड़कियां बिल्कुल आजू बाजू हैं, मगर उस लड़के की नजर लड़की पर नहीं पड़ती और ट्रेन विपरीत दिशा में आगे बढ़ जाती है। लड़की की नींद इस सपने से हमेशा टूट जाती है। टूटे सपने आगे चलकर कई रातों की नींद तोड़ते हैं। लड़के और लड़की को फिर जिंदगी भर एक दूसरे की कोई खबर नहीं मिलती। कुछ मखमली यादें ताउम्र सीने में शूल चुभाने के काम आती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ सुनते रहिए कहानी और बने रहिए हमारे साथ स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।